नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। खेत देखने गए किसान पर शेर ने किया हमला, बाल बाल बची जान। सिम्स में चल रहा उपचार, बिलासपुर वन विभाग सतर्क। पार्ट टाइम जॉब में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई युवती, 2.25 लाख रुपए हुए फुर। पुलिस कर रही मामले की जांच। रिश्वत लेते पटवारी का वीडियो हुआ वायरल, किया गया निलंबित, कार्यों की होगी जांच। शहर में निगम की बुलडोजर कार्रवाई जारी, दुकान के बाहर रखी सामग्री जब्त, पाइप फैक्ट्री सील। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। तखतपुर क्षेत्र में जनक जायसवाल गांव के राजू सिंह ठाकुर के कटमुड़ा के तुतुरिया खार स्थित प्लांट को अधिया लेकर खेती बाड़ी करता है। सुबह 6 बजे राजू रबी फसल में ट्यूबवेल चालू कर पानी डालने के लिए खेत की ओर जा रहा था। तभी पुलिया की आड़ में छिपे शेर की दहाड़ने की आवाज आई तो उसने पलट कर देखा तो शेर ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर रेफर कर दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर पदस्थ डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ला ने टाइगर बाइट की पुष्टि की। वहीं सूचना पर वन और पुलिस विभाग के लोग मौके पर पहुंचकर दिन भर शेर की तलाश में जुटे रहे। दोपहर में वन अधिकारियों ने शेर न होने की बात कहते रहे। हमला करने वाले को लकड़बग्घा बताया, जिसे ग्रामीणों ने मानने से इनकार करते हुए हमला करने वाले टाइगर को ही खोजने की बात कही। फिर भी शाम तक हमला करने वाले जानवर की तलाश होती रही। सुबह ही तेरा पाए रही से रोज आते खेत देखेला, वो खेत देखेला रही से और फिर जात रही सही को तिलना था। अचानक से ओखर ऊपर शेर हमला करी से तो वही में मूर्छित पड़े रही से। ओखर बाद वो उठी से थोड़ा देर बाद 5-10 मिनट बाद ओखर बाद वो फोन करी घर कोती के शेर मोर ऊपर हमला कर दे, जल्दी यही कोतिया रोड में रुका ऐसे की के। तब फिर तुरंत मोर भैया मनाई से ले गेला। ओखर बाद वो रोड में नहीं पहुँचे पारी से, पैदल पैदल जात रही से। सवेरे की घटना है, 6:30 बजे एक मतलब मरीज आया था जिसको गंभीर चोट थी और परिजनों ने बताया है कि टाइगर अटैक किया है। तो उसको प्राथमिक उपचार करके सिम्स रिफर कर दिया गया। आपके द्वारा जांच में क्या पता चला, क्या निशान थे? उसमें निशान थे, गंभीर निशान थे और उसको स्टिच करके और रिफ़र कर दिया गया सिम्स। ये 100% है, ये है ना हो सकता है। उसके बाद भी हमने फोटोग्राफ्स अपने अधिकारी के पास भेज रहे हैं, वो और भी बता देंगे। अभी बिलासपुर जिले में कृषि गणना का कार्य तेज रफ्तार से जारी है। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण 5 वर्षीय योजना है जो हर 5 साल में कराई जाती है। वर्ष 1970-71 में पहली बार जिले में कृषि गणना की गई थी, जिसके बाद प्रत्येक 5 साल के अंतराल में इसका संचालन किया जाता है। इस वर्ष फेज 2 के तहत जिले के 157 गांवों का चयन किया गया है, जहां किसानों से संबंधित समय श्रृंखला के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। इन आंकड़ों का उपयोग कृषि नीति निर्धारण के लिए मूल्यवान इनपुट के रूप में किया जाएगा। गणना कार्य के लिए तहसीलदारों और राजस्व निरीक्षकों को जिला स्तर पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे मौके पर जाकर किसानों से सटीक जानकारी एकत्रित करें। इस गणना को पूरा करने के लिए 27 फरवरी से 31 मार्च तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। प्रशासन ने अभियान को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर निगरानी के निर्देश दिए हैं। कृषि संगणना क्या है? ये भारत सरकार की योजना है। हर एक पंचवर्षीय योजना में ये भारत सरकार कृषि मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित है। इसमें हर पंचवर्षीय योजना है, इसमें 5 वर्षों में किया जाना रहता है। इसके संबंध में हम लोग जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय का प्रशिक्षण 25 तारीख को मंथन सभा कक्ष में सभी तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक और पटवारी इनको दिया जा चुका है।
कृषि संगणना तो मैंने ये है सर, कृषि संगणना हमारे पास 157 गांव का जो फेज 2 होना है, प्रथम चरण में सभी गांव में हमारा 675 ग्रामों में हो चुका है और अभी फेज 2 है, उसमें हमारा 157 ग्रामों में होना है और फेज 3 माने 60 गांवों में होना है। फेज 3 में आपका आदान सर्वेक्षण है, वो भी हमारा मैंने 27 फरवरी से चालू होके अपना मैंने 31 मार्च का उसका मैंने समय सीमा निर्धारित है, उसमें पूर्ण करना है। शहर के बीच नेहरू चौक में स्थित तहसील कार्यालय को कोनी ले जाया जाएगा। कोनी में निर्माणाधीन कमिश्नर कार्यालय के समीप विशाल तहसील कार्यालय का नया भवन बनाया जाएगा। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से 3 मंजिला भवन बनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने पुराने तहसील कार्यालय में जारी वर्तमान अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसे भीड़ भाड़ से थोड़ा बाहर निकालते हुए व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। नया भवन कोनी में निर्माणाधीन कमिश्नर कार्यालय के नजदीक खुले स्थान पर बनेगा। भवन में बेसमेंट भूतल के साथ 2 मंजिलें होंगी। प्रत्येक तल लगभग 1250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का होगा। बेसमेंट में पार्किंग एवं लिफ्ट की सुविधा रहेगी। भूतल में भी पार्किंग, कैंटीन, फोटोकॉपी, महिला एवं पुरुष शौचालय एवं लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। प्रथम तल पर तहसीलदारों के लिए 6 कोर्ट रूम, स्टेनो, कानूनगो, रिटर्निंग रूम, अर्जिनवीस, वर्किंग एरिया, वेंडिंग एरिया, लॉबी, शौचालय एवं निःशक्त जनों के लिए अलग से शौचालय रहेगी। चैम्बर चुनाव का बिगुल बजते ही जय व्यापार पैनल के चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमर पारवानी ने चकरभाटा के व्यापारियों से मुलाकात कर समर्थन की अपील की। संत कंवर राम धर्मशाला में आयोजित बैठक में व्यापारियों को संबोधित करते हुए अमर पारवानी ने पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल का मूल्यांकन करने की बात कही और विश्वास जताया कि इस बार भी व्यापारी वर्ग उनका समर्थन करेगा। बैठक में व्यापारियों ने चकरभाटा के लिए अलग नगर अध्यक्ष पद की मांग की, जिसे अमर पारवानी ने जीत के 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर बिलासपुर प्रभारी राकेश ओचवानी और दिलीप इसरानी भी मौजूद रहे। और इसकी छोटी नई नगर पालिका स्तर पे अगर बन जाए तो ये संगठन एक अच्छा आपके नेतृत्व में। हम लोग जय व्यापार पैनल से आए हुए हैं हम लोग यहाँ पे, और मैं खुद अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और मेरा ये जो कार्यकाल रहा है एज अध्यक्ष, उसमें जो हमारी 4 साल की जो हमारी उपलब्धियाँ हैं वो हम लोगों ने शेयर किया और क्या व्यापारी हित में हम लोगों ने क्या क्या काम किया वो शेयर किया है। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि ये संतों की नगरी में आज पूरे व्यापारी समाज ने एकजुटता से जय व्यापार पैनल के समर्थन में लोगों को आश्वासन दिया है। मैं पूरे चकरभाटा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे जय व्यापार पैनल को पूरे छत्तीसगढ़ में 15 तारीख सबसे पहले धमतरी में है और आखिरी में जो है रायपुर में है, 3 और 4 मई का है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में ऑनलाइन ठगी का एक और मामला सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने एक युवती को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर पार्ट टाइम वर्क का झांसा दिया और 1,85,000 रुपए की ठगी कर ली। युवती को ब्रांड प्रमोशन के बदले रोजाना पेमेंट देने का लालच दिया गया, लेकिन जब रकम बढ़ती गई और पैसे वापस नहीं मिले, तब जाकर उसे ठगी का एहसास हुआ। यह मामला
सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां लीशा उरांव नाम की युवती को सोशल मीडिया पर पार्ट टाइम वर्क का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया गया। पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, फिर टेलीग्राम पर टास्क दिए गए। शुरुआत में 5,000 रुपए निवेश कर 6,500 रुपए का लाभ देने की बात कही गई, लेकिन धीरे धीरे उसने 1.85 लाख रुपए 10 अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। जब युवती ने अपनी रकम वापस मांगी तो हर बार नए भुगतान की उसने मांग की जाती रही। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने धारा 66D LCG और 318(4) BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। महाराणा प्रताप चौक की एक लीशा उरांव है। इन्होंने एक बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के नाम से ठगी का शिकार हुई है, जिसमें 1,85,000 की है। उन्होंने कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का उनके झांसा मिला, जिस पर उन्होंने कुल 10 खातों में अलग अलग 1,85,000 रुपये डाली थी और इस तरह से वो ठगी के शिकार हुई। शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गोल बाजार का है, जहां चोरों ने एक बार फिर से पुलिस की गश्त व्यवस्था को चुनौती देते हुए प्रमुख मार्ग पर स्थित वर्षों पुरानी अमरनाथ औषधि दुकान में सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान से 30 से 35,000 रुपए की चिल्लर पर हाथ साफ किया और फरार हो गए। चोरी की घटना गोल बाजार में स्थित अमरनाथ औषधि दुकान की है, जहां देर रात चोरों ने सुनियोजित तरीके से दुकान में सेंधमारी कर चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के पीछे स्थित दूसरी दुकान की छत के रास्ते से दुकान में प्रवेश किया। पहले चोरों ने बगल की दुकान की छत को तोड़ा और फिर वहां से अमरनाथ औषधि दुकान की छत तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने इतनी सफाई से चोरी की कि किसी को भनक तक नहीं लगी। दुकान में रखे 30 से 35,000 रुपये के चिल्लर को चोर गले से निकालकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि दुकान के भीतर रखी दवाइयों और अन्य सामानों को चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया। अब वो तो द्वेष तो नहीं बोल सकते, अब क्या बोले, अब उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। द्वेष का कितने की चोरी हुई? 35-40 हजार के आसपास है। तो चिल्लर नोट बस गया है। सामान अगर सब पेटी अगर सब खोले खाले थे उसमें, अब पेटी में तो मेरे ख्याल से सामान बस था, तो उसको पूरा फैला दिया। महेश कुमार गुप्ता प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 3/6/2025 को उनकी दुकान में कोई अज्ञात व्यक्ति ऊपर के रास्ते से घुसकर और नकदी काउंटर में नकदी रकम चोरी कर लिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 129/25 धारा 305, 331 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने दुकान के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। फुटेज में 2 संदिग्ध युवक स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं, जिनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। SCCL चिरमिरी क्षेत्र कोयलांचल नगरी के एक विधवा पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। हिंदू लॉ के अनुसार 2 पत्नी रखने वाले पुरुष के वारिसों को इस तरह की मांग का लाभ नहीं मिलता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने तर्क देते हुए पहली पत्नी के निधन और अंतिम समय में सेवा करने वाली दूसरी महिला को इसका लाभ देने का आदेश जारी किया। SCCL चिरमिरी क्षेत्र के एक कर्मचारी स्वर्गीय नारायण महाराज, जिनकी 2 पत्नियां थीं, दोनों पत्नी उनके साथ रहती थी। दोनों पत्नियों से उनके बच्चे भी थे। लगभग 25 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई। नारायण महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने पेंशन की सुविधा लेने के लिए चिरमिरी के मुख्यालय में आवेदन प्रस्तुत की, लेकिन हिंदू लॉ के मुताबिक एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करना असंवैधानिक माना जाता है तथा पेंशन एवं अन्य सुविधाओं से दोनों पत्नियों को वंचित रहना पड़ता है। लेकिन नारायण महाराज की मृत्यु के बाद पहली पत्नी का भी स्वर्गवास 1 वर्ष बाद हो गया। कोल इंडिया द्वारा दूसरी पत्नी राधा देवी को पेंशन देने से इनकार कर दिया गया। PF विभाग द्वारा उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया क्योंकि राधा देवी के बच्चे भी थे।
उनके लालन पालन के लिए उनके पास पेंशन के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। राधा देवी ने हाई कोर्ट बिलासपुर में एक पिटीशन दायर किया, जहां नारायण महाराज की विधवा होने के नाते उसे पेंशन का लाभ दिए जाने की मांग की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के दोनों बेंचों से उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद राधा देवी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राधा देवी के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया। देखिए, चिरमिरी क्षेत्र के कामगार थे स्वर्गीय जय नारायण महाराज, उन्हीं का एक केस था और उनकी मृत्यु के बाद उनकी दो पत्नियां राधा देवी और राम सवारी देवी, दो पत्नियां थीं और जो नियम था चला आ रहा था, उसकी वजह से उन्हें किसी प्रकार का पेंशन का कोई लाभ उनको नहीं मिलना था। इस पर हमारे संघ ने बड़ा प्रयास किया और जो आप बोले कि भाई पीएफ विभाग से लेके विभागीय प्रयास से लेके हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में भी हम लोगों ने याचिका लगाई थी और उसके बाद वहां भी याचिका खारिज होने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने इस प्रकरण को ले गए और वहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया और इसमें जो एक पत्नी, चूंकि राम सवारी देवी की मृत्यु हो गई थी, दूसरी पत्नी जो राधा देवी हैं, उनको पेंशन के भुगतान का एरियर ऐसा आदेश जारी हुआ और उनको लगभग 20 लाख से ऊपर एरियर मिला पेंशन का और पेंशन उनकी चालू हो गई। ये एक ऐतिहासिक फैसला है और उसमें इस प्रकार के कई प्रकरण, खासकर एसीसीएल में दो पत्नियों के संबंध में नौकरी या और अगर दूसरे परेशानियां आती हैं, उन सबों में ये फैसला एक मील का पत्थर साबित होगा और हम माननीय न्यायालय का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि एक बहुत सही फैसला, जिससे बेवा को आगे जीने का सहारा प्रदान हुआ और हम लोग के सभी जो साथी इसमें सहयोग किए। कोर्ट ने आदेश दिया कि क्योंकि राधा देवी नारायण महाराज के अंतिम समय में सेवा की तथा उनसे बच्चे भी थे, इसलिए राधा देवी को पेंशन चालू किया जाए और बकाया राशि के भुगतान में एरियस उन्हें दिया जाए। कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। 23 साल की लंबी लड़ाई के बाद अंततः एरियस और पेंशन का भुगतान चालू हो गया। बिलासपुर के तिफरा फ्लाईओवर पर बुधवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार से जा रही अंडों से भरी पिकअप एसबीआर कॉलेज के सामने अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में पिकअप के ड्राइवर को चोटें आई हैं, जबकि वाहन में भरे सैकड़ों अंडे फूट गए। बुधवार की रात तिफरा ओवर ब्रिज के पास पिकअप वाहन अचानक पलट गई, जिससे वाहन में खड़े अंडे सड़क पर गिर गए। अंडों के फूटने से सड़क पर गंदगी फैल गई, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, सड़कों पर अंडों के गिरने की वजह से राहगीर सड़क पर फिसल कर गिरते भी नजर आए। सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर पहुंच पहले भीड़ को हटाया, उसके बाद यातायात को बहाल किया। घायल ड्राइवर को अस्पताल भिजवाने के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटी हुई पिकअप को हटवाया। उसके बाद यातायात पूरी तरह क्लियर हो सका। तिफरा फ्लाईओवर पर हादसा होना कोई नई बात नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार एसबीआर कॉलेज के सामने आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। अब तक कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जबकि कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बताया जाता है कि इस फ्लाईओवर में तकनीकी खामियां भी हादसों की बड़ी वजह है। कई वाहन चालक भी इस स्थान को दुर्घटना संभावित क्षेत्र मानते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि जल्द ही यहां जरूरी सुधार कार्य नहीं किए गए तो भविष्य में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर जिले में रतनपुर तहसील के पटवारी अनिकेत साव को रिश्वत लेते हुए वायरल वीडियो के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। पटवारी हल्का नंबर 1 ग्राम पुडू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह अवैध रूप से रुपए लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद तहसीलदार रतनपुर ने उन्हें नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई। अनुविभागीय अधिकारी कोटा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का हवाला दिया और पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बेलघना निर्धारित किया। साथ ही 1 सप्ताह के भीतर विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने पटवारी के कार्यकाल के सभी शासकीय कार्यों की जांच के आदेश भी दिए हैं। गुरुवार को तिलक नगर स्थित कोनहेर गार्डन में कोटवार संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले भर के कोटवार शामिल हुए, जिन्होंने अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए फिर से एक बार प्रयास करने की बात कही। दरअसल कोटवारों को जो पारिश्रमिक मिलता है वह केवल 3000 है, तो वहीं इन्हें कोई स्थायी नौकरी भी नहीं दी गई है, जिससे उनके सामने जीवन यापन का भी संकट उत्पन्न हो रहा है। कोई 25 साल का है तो कोई 30 साल तक कोटवार के रूप में अपनी सेवाएं शासन को दे चुका है, लेकिन अब भी उन्हें इतना कम पारिश्रमिक मिलता है कि उनके घर चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर कोटवार संघ ने यह बैठक की है और आने वाले समय में आंदोलन के माध्यम से इन मांगों को पूरा करने की बात कही है। संघ का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह से कोटवारों को स्थायी नौकरी दी है, छत्तीसगढ़ सरकार भी अगर वही व्यवस्था कर दे तो उनके सामने जीवन यापन का संकट खत्म हो जाएगा। अब हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहे ना शासन, वो सहयोग करते तो नहीं आते धरने पे। क्या मांग रही है आप लोग? हमारे अब जैसे अब कोटवार है, कोटवार को बेगर मतलब का बर्खास्त कर देते हैं, जमीन बिक्री की है कहकर, जबकि उसमें कोटवार का क्या अधिकार है? तो बिक्री कर नहीं सकते जब तक कि पटवारी उसका 22 बिंदु बना कर नहीं देंगे। रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करते हैं, तहसीलदार उसका नामांतर कर, उस समय क्यों नहीं पकड़े आप? बिक्री के आज के यूँ पकड़ जाए 3000 मिलता है। 3000 मांग करते हर समय शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे ना। हाँ बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बोलते हैं, कभी 5 साल में बढ़ा दिए 100 रुपये 150 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं देते। MP में तो कर दिए है ना, वैसे टाइप के हम लोग भी मांग के, लेकिन नहीं कर रहे हैं। जब तक आपके पास जमीन है नहीं होगा बोल रहे। सेवा भूमि है, सेवा भूमि आप रख लो, शासन की जमीन अपने वापस कर लो, हमको स्थायी नौकरी चाहिए ना। संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने गुरुवार को शासकीय अधिकारियों के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर निरीक्षण किया। विभागीय परीक्षा के लिए संचालित परीक्षा केंद्र शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र राजेंद्र नगर स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने इस केंद्रों में की गई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। विभागीय परीक्षा में राजस्व और आबकारी विभाग के परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। वहीं इसके बाद वे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बनाए गए परीक्षा केंद्र राजेंद्र नगर में व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। गुरुवार को परीक्षा में इतिहास एवं बिजनेस स्टडीज विषय की परीक्षा हुई, जिसमें इतिहास विषय में कुल 49 एवं बिजनेस स्टडीज में कुल 73 परीक्षार्थी सम्मिलित थे। परीक्षा केंद्र में नकल का कोई प्रकरण नहीं बना। निश्चित तौर पर अधिकारियों के इस तरह के निरीक्षण से केंद्रों में जहां व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलती है, तो वहीं परीक्षा को भी निष्पक्ष तरीके से संचालित करने का बल मिलता है। बतराई स्थित स्वर्गीय BR यादव स्टेडियम में समग्र शिक्षा राज्य स्तरीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हुआ। इस पूरी प्रतियोगिता में काफी अव्यवस्था देखी गई। अधिकारियों की माने तो यहां पूरी प्रतियोगिता शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई है, जबकि भोजन के दौरान खिलाड़ी और कुत्तों को एक ही स्थल में खाना खाते देखा गया। बहतराई खेल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय खेल साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हुआ। 2 दिवसीय आयोजन में 33 जिलों के 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इसमें खास बात यह रही कि यह पूरी प्रतियोगिता दिव्यांग स्कूली बच्चों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें ट्राईसाइकिल दौड़, वॉकर दौड़, कुर्सी दौड़, श्रवण बाधित बच्चों के लिए लंबी कूद, गोला फेंक जैसे खेल शामिल थे। इस प्रतियोगिता में अव्यवस्था का भी भारी आलम देखा गया, क्योंकि
यहाँ जिस जगह खाने का स्टॉल लगाया गया था वहाँ मवेशियों का जमावड़ा भी पूरे समय लगा रहा। इसके अलावा खेल मैदान में भी रहने और खाने की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले खिलाड़ियों को समस्याएं हुई। इस संबंध में जब मिशन संचालक समग्र शिक्षा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता को बेहद ही उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया है। इस बीच थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर देखने को मिली। अगले आयोजन में इसे भी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए, ये राज्य स्तर का दिव्यांग बच्चों का क्रीड़ा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। इस पे 1100-1200 बच्चे यहाँ पे शामिल हुए हैं, बच्चे, उनके अभिभावक, पेरेंट्स। और जिस अव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, वास्तव में ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं थी। इतने बड़े परिसर में 1-2 मवेशी घूमते रहते हैं और जहाँ पे खाने का अगर उनको सामान दिखता है तो निश्चित रूप से खाने के लालच में मवेशी आ जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं रही कि जिस प्लेट में मवेशी खा रहे हों उस पर बच्चे खा रहे हों। आज हमारे माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीओ जिला पंचायत, हमारे नगर निगम आयुक्त इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने बच्चों से भी पूछा, शिक्षकों से भी पूछा कि क्या किसी प्रकार की कोई आपको असुविधा हुई। तो अगर इस तरह की अगर बात होती तो किसी न किसी स्तर पर बात सामने आती। सभी लोगों ने संतोष व्यक्त किया और सब लोगों ने बिलासपुर में ये जो आयोजन हुआ है उसके लिए बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। इस आयोजन को लेकर के राज्य परियोजना कार्यालय से 3 दिन पहले से एक सहायक संचालक यहाँ पे श्रीमती सीमा गौरहा मैडम जो पूरे कार्य को मॉनिटर कर रही थी और वो थी। और सर, अगर किसी प्रकार की कोई कमी होती तो निश्चित रूप से वो हमको संकेत करती और हम उसको सुधार लेते। तो ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं थी। असुविधा के बीच 2 दिवसीय आयोजन संपन्न तो हो गया, लेकिन इस प्रतियोगिता में खाने की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं को सवाल खड़े हुए, जो कहीं न कहीं आयोजकों की लापरवाही को दर्शाता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम इन दिनों शहर के मुख्य मार्गों पर अवैध निर्माण सहित दुकानों के बाहर सामग्री रखने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा है। गुरुवार को भी नगर निगम के अतिक्रमण शाखा ने दयालबंद क्षेत्र में कार्रवाई की। यहाँ जुर्माना के साथ ऑफिस सील की कार्रवाई भी की गई। पिछले कुछ समय से नगर निगम के द्वारा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के साथ साथ अवैध रूप से सड़क किनारे सामग्री रख आवागमन को बाधित करने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा अवैध निर्माण के खिलाफ भी कार्यवाही जारी है। गुरुवार को गांधी चौक से दयालबंद क्षेत्र में निगम ने कार्यवाही की। अतिक्रमण शाखा के अलावा जोन के अधिकारी कर्मचारियों ने सड़क पर अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्यवाही की। वहीं सड़कों पर रखे बिल्डिंग मटेरियल्स को भी जब्त किया गया। सलूजा स्टील के खिलाफ जब कार्यवाही होने लगी तब वहां के संचालक अपना आपा खोने लगे और कार्रवाई का कवरेज कर रहे मीडिया की तरफ लपके। उन्हें अपनी बेइज्जती और बदनामी की चिंता सताने लगी। गलत काम करके इज्जत बचाने की कोशिश भी उनकी धरी रह गई। इसके अलावा एक पाइप फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया क्योंकि वहां परमिशन नहीं होने की बात सामने आ रही है। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद कुछ जगह गहमा गहमी की स्थिति भी नजर आई, लेकिन फिर भी नगर निगम ने अपना अभियान जारी रखा और अवैध कार्यों पर कार्यवाही की। इस दौरान सड़क पर सामग्री रखने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से पूर्व में इनको नोटिस दिया गया था। साड़ वगैरह सब रोड पे रख के लोग बेच रहे थे, इन्होंने हटाया नहीं। तो आज माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से 25,000 का जुर्माना किया गया है सलूजा के ऊपर और एक पाइप फैक्ट्री को सील किया गया है। सर, ये नोटिस भी दिया गया था क्या इनको पहले? इनको नोटिस दे चुके और हमने स्वयं कई बार समझाया इनको कि सामान अंदर कर लें, मैं इनके द्वारा नहीं किया गया। कुछ हो हंगामे की भी स्थिति है? हाँ, विवाद करते हैं लोग, तो विवाद करेंगे, हमारी कार्रवाई चालू रहती है। साहब का आदेश है, उसका पालन करते हैं। हालांकि अभियान के बाद क्षेत्र के व्यापारियों ने अपने संबंधित जन प्रतिनिधियों को काल लगाना भी शुरू कर दिया, लेकिन उन सब की एक न चली। नगर निगम ने
गुरुवार को बिलासपुर नगर निगम की नवनियुक्त महापौर पूजा विधानी ने विकास भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान विकास भवन के हर विभाग में पहुंचकर वहां चल रहे कार्यों के संबंध में जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जल विभाग, संपत्ति कर विभाग और खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय पहुंचकर यहां चल रहे कार्यों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में पूर्व स्वीकृत हुए कार्यों में जानकारी लेते हुए उनकी क्या स्थिति है इस संबंध में प्रभारी से पूछा। तो वहीं आगामी नए आवास को लेकर आवेदन प्रक्रिया की क्या स्थिति है उस संबंध में भी जानकारी ली। इसके अलावा आगामी दिनों में गर्मी में जल संकट को देखते हुए जल विभाग को समस्त तैयारी पूर्व से ही करने के निर्देश उन्होंने दिए। हालांकि उनके अब निरीक्षण और निर्देशों का कितना पालन नगर निगम कार्यालय में होता है यह तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से नई महापौर ने सत्ता संभालते ही कसावट लाने की जो शुरुआत की है उससे लगता है कि अब नगर निगम में बदलाव देखने को मिलेगा। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों में बिलासपुर की सबसे बड़ी समस्या पानी की रहती है। ऐसे में समस्या वाले क्षेत्रों में व्यवस्था बनाने के लिए नगर निगम ने पूर्व से ही तैयारी कर ली है, जिसके तहत पानी टैंकर के अलावा नई पाइपलाइन बिछाई जा रहे हैं, जिससे पानी की पूर्ति को प्रभाव वाले क्षेत्रों में बेहतर किया जा सके। बिलासपुर में पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या गर्मी के दिनों में विकराल रूप लेती है। यही वजह है कि साल दर साल नगर निगम के द्वारा पानी की समस्या के समुचित समाधान के लिए योजना बनाकर उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन अब भी गर्मी के दिनों में पानी की समस्या बिलासपुर के लिए मुसीबत का कारण बन रही है। नगर निगम ने पानी की समस्या वाले क्षेत्रों में योजना बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। खासतौर पर सिरगिट्टी क्षेत्र में गर्मी के दिनों में पानी की खासी दिक्कत देखने को मिलती है। ऐसे में इन क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा पाइपलाइन विस्तार के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी कर इस पर काम शुरू किया जाएगा। बिलासपुर नगर निगम को किया पाइपलाइन विस्तार सहित जल कार्य के लिए 67 करोड़ रुपए आवंटन हुए हैं। इसमें से 32 करोड़ रुपए के पाइपलाइन विस्तार के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और इस पर काम भी शुरू होने वाला है। इसके अलावा लिंगियाडीह, राजकिशोर नगर, चिल्हाटी, देवरी खुर्द, दोमुहानी, सकरी जैसे क्षेत्रों में नगर निगम खास ध्यान केंद्रित कर रहा है और इन क्षेत्रों में पाइपलाइन के साथ टैंकर की व्यवस्था की जा रही है, जिससे अगर यहां से पानी की समस्या की शिकायत प्राप्त होती है तो इन क्षेत्रों के माध्यम से भी पानी उपलब्ध कराया जा सके। पानी में जहाँ जल स्तर कम रहा पिछले साल था उस जगह को चिन्हांकित किए हैं और चिन्हांकित कर जो हमने डीपीआर बनाया था उसको 64 करोड़ का, उससे से 32 करोड़ की स्वीकृति हमको मिल चुकी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से और उसका हमने टेंडर भी लगा दिया है। आने वाले समय में तुरंत काम करने की स्थिति में है हम अभी। तो वो उस एरिया को पाइपलाइन बिछा के हम उसका पेयजल संकट जो है उसको दूर कर लेंगे। कुछ ऐसे एरिया है जो जिसका जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है, वहाँ टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। उस टैंकर मरम्मत का कार्य भी कराया जा चुका है। सिरगिट्टी एरिया है जहाँ का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है, चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। तो वहाँ कुछ एरिया है, पॉकेट्स हैं जहाँ टैंकर से सप्लाई करना जरूरी हो जाता है, तो वहाँ टैंकर से सप्लाई करेंगे। बाकी लिंगियाजी, चाटी दी और इन एरिया के लिए हमारे पास क्या कहते हैं पैसा सेंशन हो चुका है, हम वर्क ऑर्डर दे चुके हैं। वहाँ पानी की समस्या इस बार नहीं होगी, वहाँ हम काम करने की स्थिति में। पिछले महीने ही नगर निगम बिलासपुर में नई महापौर ने पदभार ग्रहण किया है और उनके सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती गर्मी के दिनों में पानी समस्या के निदान को लेकर है। ऐसे में नगर निगम के द्वारा इन तमाम व्यवस्थाओं के माध्यम से भले ही पानी की समस्या से निजात दिलाने की बात कही जा रही हो, लेकिन हर वर्ष ऐसे दावे असफल होते नजर आए हैं। इस बार ऐसी स्थिति न बने, इस पर नई महापौर और नगर निगम प्रशासन को ध्यान देना होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर निगम कार्यालय विकास भवन के बाहर लगे इस बिलासपुर नगर निगम के नक्शे में खास बात यह है कि यह पूरी तरह से वेस्ट हो चुके प्लास्टिक के बोतल से तैयार किया गया नक्शा है। इसे 3 रंगों में समावेश करते हुए तैयार किया गया है। साथ ही
इस इको फ्रेंडली नक्शे को अब हर ओर लगाने की चर्चा भी होने लगी है। दरअसल सबसे पहले बिलासपुर सेंट्रल जेल के पास इस तरह की बोतल से बनी आकृति तैयार की गई थी, जिसके बाद अब इसे नगर निगम विकास भवन कार्यालय के सामने बिलासपुर नगर निगम के नक्शे के रूप में स्थापित किया गया है। आने वाले समय में इसी तरह के और नक्शे बनाकर विभिन्न वार्डों में भी लगाए जाने की योजना है। वार्ड पार्षदों की माने तो उनके द्वारा ऐसे इको फ्रेंडली नक्शे उनके वार्डों में भी लगाए जाएंगे ताकि एक अच्छा संदेश बिलासपुर में जा सके। ये जो प्रोडक्ट की योजना है मैं उसकी बहुत तारीफ करूंगा और ये जो बायो प्रोजेक्ट बना है, मतलब जो कचरा खास करके कचरा को एकत्रित करके, मतलब इसका मेन संदेश ये जाता है कि आप कहीं भी वेस्टेज अन्यथा न फेंकें, इसका यूज़ करें। और ये मैं अपने वार्ड में भी प्राथमिकता से ये सब कराऊंगा। बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी पहल है। देखिए हमको भी जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये बोतल, प्लास्टिक बोतलें, ये सब हमारे लिए ही नुकसानदायक है। और स्मार्ट सिटी अगर बनाना है तो ऐसे कचड़ों और ऐसे प्लास्टिक सामान से जागरूक करना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। और बहुत अच्छी पहल है। अभी जेल में भी इसकी कुछ नया तकनीक इसका निकाला गया है, अभी नगर निगम में भी इसके लिए चल रहा है। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं वार्ड नंबर 50 में भी अपने ये प्लास्टिक की बोतलों से कुछ नया आविष्कार करवा सकूँ। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।